जिन्हें वो सबसे कम दुनिया को दिखाना चाहता है। रिपोर्टर ने जान जोखिम में डालकर जो चौंकाने वाले दृश्य कैमरे में कैद किए, और नंबर 1 को तो लोग किम जोंग उन का दर्द तक कहते हैं। उत्तर कोरिया लंबे समय से दुनिया के सबसे रहस्यमय देशों में गिना जाता है। अब तक ज्यादातर लोग इसे बस राजनीतिक खबरों और अजीबोगरीब किस्सों के टुकड़ों से ही समझ पाते हैं। पिछली सदी के 80 से 90 के दशक जैसे पुराने भवन और सड़कें, गरीबी में जूझती जिंदगी, बेहद बंद और पिछड़ी सूचना तकनीक और नेता के प्रति उन्मादी पूजा। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ मिलकर ऐसी 10 वर्जित तस्वीरें देखूंगा जिनका बाहर जाना उत्तर कोरिया में मना समझा जाता है। अगर आप उत्तर कोरिया घूमने जाएं और प्योंगयांग मेट्रो में न बैठें, तो वो कुछ ऐसा है जैसे पेरिस जाकर आईफल टावर न देखना। प्योंगयांग मेट्रो सिर्फ राजधानी का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं है, इसे दुनिया की सबसे गहरी मेट्रो प्रणालियों में से एक माना जाता है। ऑनलाइन आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन यूक्रेन की राजधानी कीव में आर्सेनालना स्टेशन है, जो जमीन से 105.5 मीटर नीचे बनाया गया था। ये नवंबर 1960 से चालू है और तब से सबसे गहरे स्टेशन का रिकॉर्ड अपने नाम रखे हुए है। लेकिन बहुत लोग नहीं जानते, प्योंगयांग मेट्रो के सामने ये गहराई भी छोटी पड़ जाती है। प्योंगयांग में सबसे गहरा स्टेशन लगभग 200 मीटर नीचे तक जाता है और औसत भी लें तो गहराई करीब 100 मीटर के आसपास रहती है। जमीन से प्लेटफॉर्म तक एस्केलेटर/लिफ्ट से उतरने में पूरे 3 मिनट लगते हैं। इतने में आप सचमुच ऊपर से नीचे की हर परत का एहसास कर लेते हैं। मगर यह डिजाइन यूं ही नहीं बनाया गया था। असल में जब प्योंगयांग मेट्रो की योजना, डिजाइन और निर्माण हुआ, तो इसमें सिर्फ शहर की आवाजाही नहीं, बल्कि ये भी सोचा गया कि अगर भविष्य में कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध हुआ, तो इसे युद्ध काल में हवाई हमलों से बचाव के लिए शरण स्थल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। आखिर सामान्य गोले बारूद भी आमतौर पर 100 मीटर नीचे तक नहीं पहुंच पाते। इस तरह का ढांचा एक तरफ परिवहन की क्षमता बढ़ाता है और दूसरी तरफ इस देश की सुरक्षा के लिए भी एक परत जोड़ देता है। दिलचस्प बात यह भी है कि स्टेशन के भीतर भले ही एसी न हो, लेकिन इतनी गहराई की वजह से अंदर का तापमान साल भर 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर रह सकता है, यानी महसूस करने में काफी आरामदायक। और सिर्फ उपयोगिता ही नहीं, स्टेशन की सजावट भी लोगों को हैरान करती है। हर स्टेशन को उत्तर कोरिया के क्रांतिकारी इतिहास की थीम पर सजाया गया है। दीवारों पर बनी भित्ति चित्रों में क्रांति के दौर की अहम घटनाएं दिखाई जाती हैं और उत्तर कोरियाई रंग एकदम सामने आ जाता है। खास बात यह है कि प्योंगयांग मेट्रो के कर्मचारी सभी महिलाएं होती हैं, एक जैसी यूनिफॉर्म में, चुस्त दुरुस्त अंदाज में, और वे स्टेशन का एक अलग ही दृश्य बन जाती हैं, ठीक प्योंगयांग की महिला ट्रैफिक पुलिस की तरह। फिर 2016 में नए मॉडल की मेट्रो ट्रेनें शुरू होने के साथ मेट्रो ने डिजाइन में आधुनिकता और तकनीक में अपग्रेड दोनों की ओर कदम बढ़ाया। इन नए डिब्बों में एलसीडी स्क्रीन लगाए गए जो मौसम और ट्रैफिक की जानकारी दिखाते हैं, और इससे लोगों के सफर का अनुभव बेहतर हुआ। कुल मिलाकर प्योंगयांग मेट्रो सिर्फ एक साधारण साधन नहीं, ये उत्तर कोरियाई संस्कृति का भी हिस्सा है, जहां इतिहास, कला और तकनीक एक साथ मिलते हैं। और हां, शायद ये उत्तर कोरिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक भी हो। 9वां, सार्वजनिक फांसी। उत्तर कोरिया की यह धरती, जो रहस्य, निषेध और डर से ढकी हुई है, केवल अजीबोगरीब खबरों की जन्मभूमि नहीं है, बल्कि अनगिनत भयावह घटनाओं और त्रासदियों की मूक गवाह भी रही है। यहाँ अगर किम जोंग उन किसी से कह दे कि वो उसे भगवान से मिलवाएगा,
तो समझ लीजिए यह बात मजाक के तौर पर नहीं कही जाती। अब तक असंख्य उत्तर कोरियाई दलबदलुओं ने दुनिया के सामने इस शासन की कठोर तानाशाही की बातें रखी हैं, और जो तस्वीर उभरती है वो सचमुच सिहरन पैदा करती है। पिछले 10 से ज्यादा वर्षों में सत्ता को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए उत्तर कोरियाई सरकार ने सार्वजनिक फांसी की घटनाएं बार-बार कीं, और किम जोंग उन द्वारा जहरीला फोड़ा कहे गए दक्षिण कोरियाई मनोरंजन कंटेंट पर भी कड़ा प्रहार किया, जैसे कि पॉप, फिल्में और टीवी ड्रामा। मई 2023 में दलबदलू किम इल ह्योक ने एक इंटरव्यू में कहा कि 2019 में महामारी फैलने के बाद से सार्वजनिक फांसी की संख्या और उसमें शामिल लोगों की गिनती बढ़ती गई, और कोरियाई ड्रामा या फिल्म देखने से जुड़ी बेहद कठोर सजाओं के मामले 70% तक बताए गए। अप्रैल 2022 में किम इल ह्योक ने दक्षिण ह्वांघे प्रांत में अपनी आंखों से सार्वजनिक फांसी देखी, और उनके साथ 1000 से अधिक आम लोगों को भी जबरन उसे देखने के लिए खड़ा किया गया। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात, सियोल के एक मानवाधिकार समूह ने 683 दलबदलुओं के बयानों के आधार पर दावा किया कि उत्तर कोरिया के भीतर 300 से अधिक फांसी/दंड स्थल और 47 दाह संस्कार व दफन स्थान मौजूद हैं। जिन आरोपों पर लोगों को सजा दी गई उनमें शामिल थे विदेशों में मशरूम की तस्करी, फैक्ट्री से तांबा चोरी करना, दक्षिण कोरियाई ड्रामा बांटना, मानव तस्करी/लोगों की अवैध ढुलाई और उत्तर कोरियाई शासन की आलोचना करना। हर बार सरकार लोगों को देखने के लिए इकट्ठा करती है ताकि सबके दिमाग में नियम तोड़ने का अंजाम बैठ जाए। इस देश में जीवन और मौत जैसे सचमुच पल भर की दूरी पर रख दिए गए हों। भले ही बाहर की दुनिया इन तरीकों की लगातार निंदा करती रही हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर शासन पर सीमित ही रहता है। सार्वजनिक दंड सिर्फ किसी एक व्यक्ति की जिंदगी को कुचलना नहीं, यह मानवीय गरिमा पर भी गंभीर चोट है। मगर आम लोगों के पास विकल्प नहीं, वे लगातार डर के बीच जीने को मजबूर रहते हैं। बिना अनुमति का कोई दक्षिण कोरियाई ड्रामा या कोई वर्जित पॉप गाना, इन सब के पीछे कथित तौर पर जीवन तक का जोखिम छिपा हो सकता है। अक्टूबर 2018 में दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति मून जे-इन जब वेटिकन गए तो उन्होंने मौखिक रूप से कैथोलिक पोप तक यह संदेश पहुंचाया कि उत्तर कोरिया के किम जोंग उन चाहते हैं कि पोप उत्तर कोरिया का दौरा करें। इस खबर ने तुरंत ही हलचल मचा दी। लोगों को हैरानी हुई कि उत्तर कोरिया में नेता के प्रति उन्मादी आस्था के अलावा क्या वाकई कोई और धार्मिक विश्वास भी मौजूद है। कि लोगों को पता नहीं था कि 1945 के आसपास ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और चेंडोइज्म जैसे धर्मों के अनुयायी उत्तर कोरिया के कई इलाकों में, खासकर प्योंगयांग क्षेत्र आदि, काफी फैले हुए थे। एक समय पर धार्मिक आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 22% तक थी, और प्योंगयांग में विविध धार्मिक संस्थानों की मौजूदगी के कारण उसे पूरब का जेरूसलेम कहा जाता था। लेकिन किम इल सुंग के सत्ता में आने के बाद तस्वीर बदल गई। धर्म को कम्युनिज्म विरोधी ताकत का थप्पा लगा दिया गया और केवल नेतृत्व व्यवस्था और जुचे विचारधारा को ही सर्वोच्च मान्यता दी गई। 1946 में वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया मानो एक ऐसे असुरक्षा से भरे ओसीडी ग्रस्त व्यक्ति की तरह थी जो हर चीज पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण चाहता हो। उसने सभी धार्मिक संगठनों की जमीन और संपत्ति जब्त की, दान पर रोक लगाई, सामूहिक गतिविधियों और धार्मिक अनुष्ठानों पर सख्त प्रतिबंधाएं लगा दी। पादरी और फादर कुछ को हिरासत में लिया गया, कुछ गायब हो गए। खासकर 1950 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद जो भी धार्मिक अनुष्ठान संगठित करता या उसमें भाग लेता उसे गिरफ्तार किया जा सकता था और धार्मिक किताबें प्रतिबंधित कर दी गईं।
फिर 1960 के दशक तक किम इल सुंग के शासन में धार्मिक संगठन धीरे धीरे लगभग गायब होते चले गए। शायद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर कोरिया की तानाशाही को लेकर आवाजें तेज हो रही थीं। इसलिए 1980 के दशक से उत्तर कोरिया ने हैरान करने वाला कदम उठाया। बाइबल का दोबारा प्रकाशन, मंदिरों की मरम्मत और बाहर की दुनिया को यह संदेश देना कि भिक्षु या साधु बनना और धार्मिक समारोह करना संभव है। यहां तक कि चर्च और मंदिरों को पर्यटन स्थलों की तरह भी विकसित किया गया। लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक जो 121 धार्मिक स्थल दिखाए जाते हैं, वे ज्यादातर सजावट जैसे हैं। अंदर वास्तविक धार्मिक गतिविधियां नहीं होती। और हर नागरिक जानता है कि इस जमीन पर अगर किम परिवार के प्रति दूसरा मन होने का शक भी हुआ, तो किसी भी पल आपको पॉलिटिकल कैदी शिविर भेजा जा सकता है। साफ है, यहां आस्था की आजादी अब भी एक दूर का सपना है। फिर भी इतने दबाव के बीच भी कुछ बहादुर लोग कठिन तौर पर भूमिगत तरीके से अपनी आस्था निभाते रहते हैं। इस धरती पर उम्मीद की एक चिंगारी अब भी बाकी हुई बताई जाती है, इस इंतजार में कि किसी दिन आस्था की रोशनी फिर से उत्तर कोरिया के हर कोने को छू सके। उत्तर कोरिया में भले ही सरकार हमेशा बड़े जोर शोर से दुनिया के सामने यह दावा करती रहे कि शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। छात्रों को अक्सर भारी पढ़ाई के दबाव के साथ साथ खेती-बाड़ी का कठोर बोझ भी उठाना पड़ता है। शिक्षा पहले का नारा इस भूमि पर मानो सिर्फ एक आदर्शवादी पर्दा बनकर रह जाता है। उत्तर कोरिया के छात्र, खासकर हाई स्कूल के छात्र, उनकी रोजमर्रा की दुनिया असल में किताबों और प्रयोगों के साथ नहीं चलती। सरकार शिक्षा व्यवस्था के जरिए उन्हें नियमित रूप से स्कूल से जुड़े खेतों में भेजती है, जहां उन्हें बीज बोना, निराई गुड़ाई करना, धान की रोपाई करना और फसल काटना जैसे कई कृषि कामों में हिस्सा लेना पड़ता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये काम सिर्फ बिना मेहनताना होते हैं। अक्सर इन्हें पाठ्यक्रम में इस तरह जोड़ा जाता है कि उन्हें जिम्मेदारी और सामूहिकतावाद सिखाने का तरीका कह दिया जाए। इस तरह के श्रम को स्थानीय और दीर्घकालिक दो श्रेणियों में बांटा जाता है। स्थानीय श्रम आमतौर पर स्कूल के पास के फार्मों पर केंद्रित रहता है। मौसम के हिसाब से अलग अलग काम दिए जाते हैं और उम्र बढ़ने के साथ काम का बोझ भी बढ़ता है। और हकीकत में उत्तर कोरियाई छात्र खेतों में जितना समय बिना मेहनताना काम करते हैं, वो अक्सर स्कूल में पढ़ाई के समय से भी ज्यादा होता है। वहीं दीर्घकालिक श्रम और भी कठोर बताया जाता है। छात्रों को अपने घर से दूर खेतों में भेजा जाता है, अक्सर सेमेस्टर के बीच में 30 से 40 दिनों के लिए। इस अवधि में उन्हें सिर्फ श्रम लक्ष्य पूरे नहीं करने होते, बल्कि साधारण, यहां तक कि खराब रहने और स्वच्छता की परिस्थितियां भी सहनी पड़ती हैं। पढ़ाई की बात तो दूर। और यही नहीं, कथित गुप्त जांच रिपोर्टों में यह भी सामने आता है कि छात्रों की पाठ्येतर गतिविधियां बेहद भारी होती हैं। आवश्यक श्रम के अलावा उन्हें निर्माण परियोजनाओं और राष्ट्रीय पर्वों के प्रदर्शन में भी भाग लेना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, किसी साल अरिरांग उत्सव के दौरान सरकार ने 50,000 छात्रों को रंगीन कार्ड पलटने वाले सामूहिक प्रदर्शन में जुटाया। परफेक्ट दृश्य बनाने के लिए छात्रों से कम 6 से 12 महीनों तक अभ्यास करवाया गया, ताकि एनिमेशन जैसी मोज़ेक पृष्ठभूमि बन सके। और यह तो सिर्फ एक हिस्सा है। हर साल किम इल सुंग, किम जोंग इल और किम जोंग उन के जन्मदिन जैसी खास तिथियों पर व्यक्तिगत प्रस्तुतियां, औपचारिक परेड, कोयर कॉन्सर्ट, सब जरूरी गतिविधियों में गिने जाते हैं। इसके अलावा सरकार छात्रों को नगरपालिका ढांचे, स्कूल भवन, रेल लाइन, यहां तक कि स्कूल कर्मचारियों के निजी घरों के निर्माण में मदद के लिए भी बुला सकती है। और ये सारे काम सिर्फ बिना मेहनताना नहीं,
बताया जाता है कि कई बार छात्रों को निर्माण सामग्री खुद बनानी या साथ लानी भी पड़ती है। बाहर से शिक्षा महाशक्ति की बात होती है, मगर अंदर से यह सिस्टम देश के लिए मुफ्त श्रम जुटाने का तरीका बन जाता है। और सवाल यही है, जब किसी देश के भविष्य के हाथों में किताबों की जगह खेती के औजार थमा दिए जाएं, तो उनका रास्ता आखिर जाएगा कहां? उत्तर कोरिया में निगरानी सिर्फ एक तरीका नहीं, लोगों की जिंदगी का हिस्सा बताई जाती है। सड़क से लेकर घर तक लोग हर पल किसी न किसी अदृश्य नजर के नीचे जीते हैं। निगरानी तकनीक का फैलाव पूरे देश को मानो एक ऐसी जासूसी फिल्म बना देता है जो कभी खत्म नहीं होती। उत्तर कोरिया की निगरानी व्यवस्था 1990 के दशक में धीरे धीरे खड़ी होना शुरू हुई। शुरुआत में उन्होंने फिंगरप्रिंट पहचान पर काम किया और डिजिटल पहचान पत्रों के फैलाव के साथ हर नागरिक के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके थे। 2014 में चेहरे की पहचान में भी उत्तर कोरिया ने स्पष्ट प्रगति की और 2019 तक प्योंगयांग एयरपोर्ट में चेहरे की पहचान तकनीक इस्तेमाल होने लगी। फिर महामारी के दौर में निगरानी उपकरणों का दायरा और बढ़ता चला गया। ये उपकरण स्कूलों, फैक्ट्रियों, फार्मों, प्योंगयांग की मुख्य सड़कों, यहां तक कि लगभग सुनसान हाईवे तक हर जगह उगाए बताए जाते हैं। ये कैमरे सिर्फ गतिविधियां रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि किसी भी अविश्वास/अवफादारी को रोकने के लिए भी लगाए जाते हैं। और निगरानी सिर्फ देखने तक सीमित नहीं, सुनने तक भी। हुआन रेनाल्डो सांचेज नाम के एक क्यूबाई दलबदलू ने बताया कि 1986 में उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान उन्होंने हर तरफ निगरानी और सुनने वाले उपकरण देखे। इसे परखने के लिए उन्होंने एक दूसरे बॉडीगार्ड के साथ होटल की लिफ्ट में जानबूझकर एक झूठ बोला, तुम जानते हो, मैं किम इल सुंग की रचनाएं स्पेनिश में पढ़ना चाहता हूं, लेकिन क्यूबा में हमें मिलती नहीं। और सचमुच जब वे रात में कमरे में लौटे तो बिस्तर पर किम इल सुंग की रचनाओं के स्पेनिश अनुवादों का ढेर पड़ा था। उत्तर कोरिया की वायर टैपिंग प्रणाली की दक्षता वाकई चौंकाने वाली थी। डिजिटल युग में पीछे न रहने के लिए उत्तर कोरिया ने अपना रेड स्टार ऑपरेटिंग सिस्टम भी विकसित किया, लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया कि इस सिस्टम की निगरानी क्षमता बेहद मजबूत है, क्योंकि उत्तर कोरिया में प्रतिबंधित सामग्री अक्सर यूएसबी और एसडी कार्ड के जरिए फैलती है और रेड स्टार इन उपकरणों की फाइलों पर डिजिटल वाटरमार्क लगा सकता है, जिससे हर फाइल का निर्माता और उपयोगकर्ता स्पष्ट रूप से ट्रेस किया जा सकता है। यानी सरकार अगर अवैध सामग्री फैलाने वालों तक पहुंचना चाहे तो उनके लिए यह बेहद आसान हो जाता है। और इस निगरानी के खेल में, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता, उत्तर कोरियाई लोगों को हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है, बहुत संभल कर जीना पड़ता है, क्योंकि अगर गलती से भी आप पर अविश्वास/अवफादारी का ठप्पा लग गया तो कीमत आपकी जिंदगी तक हो सकती है। रयुग्योंग होटल प्योंगयांग की एक गगनचुंबी इमारत है, जिसका नाम प्योंगयांग के पुराने नाम रयुग्योंग पर रखा गया, और यही इसके रुतबे की कहानी भी सुनाता है। वक्त को पिछली सदी के 80 के दशक में ले चलिए। उस समय उत्तर कोरिया ने ओलंपिक की मेजबानी हासिल करके चर्चा में आए दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ने के लिए पूरे देश के जीडीपी का 2% यानी $750 मिलियन खर्च करने की ठानी और रयुग्योंग होटल परियोजना शुरू कर दी। पूरी इमारत पिरामिड के आकार की है। डिजाइन के हिसाब से 105 मंजिलें, ऊंचाई 330 मीटर से अधिक और कुल क्षेत्रफल 3,60,000 वर्ग मीटर। सोचिए, उस दौर में उत्तर कोरिया में साल भर में पर्यटकों की संख्या सिर्फ 1,000 के आसपास थी, लेकिन तैयार होने के बाद इस होटल में 3,000 कमरे, 6,000 बिस्तर, 80 लिफ्ट, 3 तिरछी दर्शनीय लिफ्ट और 7 पैनोरामिक घूमने वाले रेस्टोरेंट होने थे।
1987 में इसका निर्माण औपचारिक रूप से शुरू हुआ। योजना थी कि 1992 में इसे खोल दिया जाएगा, ताकि ठीक ठीक उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग के 80वें जन्मदिन पर यह तोहफा तैयार हो। लेकिन देश की कहानी में अनहोनी ज्यादा होती है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही आर्थिक सहारे से वंचित उत्तर कोरिया को भारी झटका लगा। फंड की कमी, मजदूरों का काम ढीला पड़ना और प्योंगयांग शहर में बिजली की कमी जैसी समस्याएं जुड़ती गईं। नतीजा ये हुआ कि भले ही 1992 में रयुग्योंग जी होटल टॉप आउट हो गया, लेकिन वह एक विशाल अधूरा ढांचा बनकर रह गया। अगले 16 साल तक इसकी कंक्रीट संरचना यूं ही खुली पड़ी रही, जैसे कोई दबाव पैदा करने वाला विशालकाय राक्षस जो सालों साल प्योंगयांग को ऊपर से घूरता रहा। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात, इतने पैसे झोंक कर बने इस अधूरे ढांचे को CNN ने इतिहास की सबसे बदसूरत इमारतों में से एक तक बता दिया। कहें तो अटपटा तो लगता ही है। फिर 2008 में मिस्र की टेलीकॉम कंपनी ओरास्कॉम समूह ने उत्तर कोरिया के बाजार में प्रवेश के लिए यह प्रस्ताव रखा कि वह रयुग्योंग होटल को संभाल लेगा। विदेशी पूंजी आने के बाद 16 साल से बंद पड़ा काम आखिरकार आगे बढ़ा और 2011 के अंत तक इमारत पर नीली कांच की बाहरी परत चढ़ गई। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उत्तर कोरिया की पिछड़ी बुनियादी सुविधाएं और सख्त विदेशी मुद्रा नियंत्रण के कारण आगे का निर्माण फिर से ठहर जाएगा। और ऐसा लगता है कि एक जैसा नुकसान उठाने वाला सिर्फ एक ही नहीं था। 2012 में जर्मनी का केम्पिंस्की समूह भी रयुग्योंग होटल में निवेश करने आया। उनका सपना था कि जैसे ही उत्तर कोरिया बाहरी दुनिया के लिए खुलेगा, यह होटल नोट छापने की मशीन बन जाएगा। मगर 2013 में उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण शुरू होने के साथ अंतरराष्ट्रीय माहौल और तनावपूर्ण हो गया। आखिरकार ताकतवर दबाव के सामने केम्पिंस्की समूह को भी अपने सारे प्लान छोड़ने पड़े। इसी तरह साल दर साल बीतता गया। 2018 तक आते आते रयुग्योंग जी होटल के बाहरी हिस्से पर आखिरकार LED लाइटें जल उठीं। किस्मत से बार बार ठोकर खाने वाला ये होटल कुछ साल पहले बेहद लोकप्रिय रहे कोरियाई ड्रामा क्रैश लैंडिंग ऑन यू में भी कुछ शॉट्स में नजर आया। लेकिन ठीक जब सबको लगने लगा कि अब तो उद्घाटन बस होने ही वाला है, लोगों ने निराश होकर देखा कि चमक दमक के बावजूद रयुग्योंग जी होटल अब भी सिर्फ एक खाली खोल है। स्थापत्य विशेषज्ञों के विश्लेषण के मुताबिक रयुग्योंग जी होटल में सुरक्षा से जुड़ी बहुत बड़ी खामियां हैं। इसकी मंजिलों की ऊंचाई बहुत कम है। तुलना के लिए लगभग समान ऊंचाई वाले दुबई के बुर्ज अल अरब में 50 से कुछ ज्यादा मंजिलें हैं, जबकि रयुग्योंग जी होटल में 105 मंजिलें। इसके अलावा कंक्रीट संरचना पर्याप्त मजबूत नहीं मानी जाती। इस्तेमाल किया गया सीमेंट बहुत घटिया बताया जाता है और नींव के धंसने जैसी समस्या भी बताई गई है, यानी खुल भी जाए तो ढहने का जोखिम रह सकता है। और मजेदार बात यह है कि सुरक्षा की समस्या हल भी हो जाए तब भी रयुग्योंग जी होटल शायद इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। वजह यह कि उत्तर कोरिया की बिजली क्षमता सीमित है। अगर होटल को पूरी क्षमता पर चलाया गया तो प्योंगयांग शहर की बिजली ही गुल हो सकती है। काम रुकना, फिर चलना, फिर रुकना। आज तक रयुग्योंग होटल उत्तर कोरिया के सपनों और निराशाओं का बोझ ढोता रहा है। ऐसे हालात में इस गगनचुंबी इमारत का भविष्य आखिर जाएगा कहां? उत्तर कोरिया की खाद्य कमी को हंगर गेम्स की असल जिंदगी वाली तस्वीर कहा जा सकता है। बस फर्क ये है कि यहाँ प्रतियोगी किसी एरिना में नहीं लड़ते, बल्कि उत्तर कोरिया के खेतों में जिद करके जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। उत्तर कोरिया की खाद्य समस्या पुरानी है,
लेकिन हाल के वर्षों में चरम मौसम, कोविड-19, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, कई कारक एक साथ जुड़ गए और हालात और गंभीर होते चले गए। 2018 में उत्तर कोरिया का सालाना खाद्य उत्पादन सिर्फ 4.951 मिलियन टन रहा, जो 10 साल का सबसे निचला स्तर था, और 2017 की तुलना में पूरे 0.503 मिलियन टन कम। 2019 तक आते आते खाद्य कमी 1.36 मिलियन टन तक पहुंच गई। जिन 1.59 मिलियन टन अनाज के आयात की तत्काल जरूरत थी, उसमें से वास्तव में पहुंचा सिर्फ 0.2 मिलियन टन। खाद्य कमी से निपटने के लिए उत्तर कोरियाई सरकार ने प्रति व्यक्ति रोज का राशन 550 ग्राम से घटाकर 300 ग्राम कर दिया। ये आंकड़ा पहले ही कई सालों की इसी अवधि में सबसे कम था, और फिर भी इसके और घटने की संभावना बताई गई। उस समय उत्तर कोरिया की 40% से अधिक आबादी, यानी लगभग 10.10 मिलियन लोग को तत्काल खाद्य सहायता की जरूरत थी। उत्तर कोरिया में माता-पिता का अपने बच्चों को भरपेट खिलाने के लिए खुद भूखा रह जाना आम बात बन चुका है। इसके अलावा उत्तर कोरिया की लगभग 35 से 45% आबादी की रोज की थाली में सिर्फ चावल, मक्का या आलू होते हैं। कभी कभार साथ में अचार वाली किमची या कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां। प्रोटीन का सेवन बहुत कम रहता है और सिर्फ कुछ ही परिवारों का भोजन ढांचा किसी तरह मानक तक पहुंच पाता है। आज संयुक्त राष्ट्र उत्तर कोरिया को सक्रिय रूप से सहायता दे रहा है। वे न सिर्फ नर्सरी और अस्पताल जैसी संस्थाओं के जरिए उत्तर कोरिया की लगभग 7,70,000 महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराते हैं, बल्कि साथ ही खाद्य और कृषि संगठन 5 लाख से अधिक किसानों को कृषि तकनीकें बढ़ावा देकर फसलों की जलवायु बदलाव के खिलाफ सहनशीलता बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इवन अगर नियोजित सहायता राशि पूरी तरह मिल भी जाए, तो भी वह उत्तर कोरिया को मदद के लिए जरूरी 120 मिलियन डॉलर के 10वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाएगी। और इसी बीच किम जोंग उन ने फिर भी निर्देश दिया कि आयात कम किया जाए और समस्या खुद के दम पर हल की जाए, जिससे पहले से तंग हाल परिवारों पर बोझ और बढ़ जाता है। उत्तर कोरिया की खाद्य कमी की समस्या न सिर्फ इस देश की संसाधन प्रबंधन क्षमता की परीक्षा ले रही है, बल्कि वैश्विक सहायता व्यवस्था की सीमाओं को भी परख रही है। इस बिना धुएं बारूद वाली लड़ाई में उत्तर कोरिया के लोग जिद और हिम्मत के साथ जी रहे हैं। वे कब तक टिक पाएंगे? शायद इसका जवाब सिर्फ समय ही हमें बता सकेगा। बहुत लोग नहीं जानते कि जब आप रात के समय धरती को उपग्रह से देखते हैं, तो शहरों की रोशनी हमें कई कहानियां सुना देती है। ये सिर्फ किसी शहर की समृद्धि नहीं दिखाती, बल्कि सीधे तौर पर किसी देश की बिजली खपत और आर्थिक स्तर भी झलकाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक स्टडी में पाया गया कि देशों के प्रति व्यक्ति जीडीपी में जो अंतर है, उसका 44% हिस्सा रात की रोशनी के डेटा से समझाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही जैसे आप किसी इंसान का शरीर देख लें तो उसके खाने की मात्रा का अंदाजा लग जाए। और कोरियाई प्रायद्वीप की रात की तस्वीर में दक्षिण कोरिया एक चमकता हुआ मोती लगता है, हर तरफ रोशनी, जबकि उत्तर कोरिया लगभग पूरी तरह खामोश और अंधेरा दिखाई देता है। सिर्फ प्योंगयांग की थोड़ी सी टिमटिमाहट जैसे मौजूद होने का संकेत देती है। अंतरिक्ष से देखें तो उत्तर कोरिया ऐसा लगता है जैसे दक्षिण कोरिया चीन और रूस की रोशनी से घिरा हुआ एक काला छेद। और सच कहें तो उत्तर कोरिया ऊर्जा बचत जानता है। रात 11 बजे प्योंगयांग की सड़कें अंधेरे में डूब जाती हैं। बाकी इलाकों की तो बात ही क्या, वहां हर रात 10 बजे ठीक समय पर बिजली कट जाती है। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर कोरिया की प्रति व्यक्ति बिजली खपत सिर्फ 740 किलोवाट घंटा थी,
जो दक्षिण कोरिया के 10,000 किलोवाट घंटा से बहुत कम है। यहां तक देखकर कई लोग शायद पूछेंगे, उत्तर कोरिया के पास तो कोयले के संसाधन काफी भरपूर हैं, फिर हालात इतनी खराब कैसे हो गए? लेकिन शायद आपको यह बात पता नहीं होगी कि भले ही उत्तर कोरिया का कोयला उत्पादन अधिक हो, उसके थर्मल पावर प्लांटों के उपकरण बेहद पुराने हैं, खराबियां बार बार होती हैं और ऊर्जा दक्षता तथा बिजली उत्पादन दोनों ही बहुत कम है। इसी वजह से उत्तर कोरिया ने जल विद्युत की हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि जल विद्युत में ईंधन लागत नहीं लगती। लेकिन समस्या यह है कि 1950 से 60 के दशक में बना ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत पुराना हो चुका है, रखरखाव कमजोर है और बिजली का नुकसान 30% से 50% तक पहुंच जाता है। ऊपर से जल विद्युत मौसम और ऋतु परिवर्तन के अधीन रहता है, स्थिर और लगातार आपूर्ति देना मुश्किल हो जाता है। आप भले देखें कि उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी परमाणु क्षमता के जरिए ताकत दिखाता रहता है, लेकिन उत्तर कोरिया में परमाणु बिजली उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वास्तव में अभी सिर्फ शुरुआती चरण में ही है। 2018 में उत्तर कोरिया की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 24.9 बिलियन किलोवाट घंटा थी, जबकि दक्षिण कोरिया 570.6 बिलियन किलोवाट घंटा पर था, यानी उत्तर कोरिया सिर्फ 1/23। कई उत्तर कोरियाई निवासी गर्मियों में एसी चलाने के लिए अपनी जेब से सोलर पैनल खरीदकर बिजली की समस्या हल करने पर मजबूर हुए। लेकिन जाहिर है, हर परिवार यह बोझ नहीं उठा सकता। उत्तर कोरिया में एक सोलर पैनल की औसत कीमत लगभग 3,60,000 वोन बताई गई, और अगर आपके घर के एसी में हवा चलानी है तो ऐसे कम से कम 3 से 4 पैनल चाहिए, यानी कुल मिलाकर करीब $1,600 के आसपास। दिलचस्प बात यह है कि विदेशी मीडिया जब उपग्रह तस्वीरों में रोशनी की कमी का मजाक उड़ाता है, तो उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने जवाब दिया कि समाज का सार रोशनी से तय नहीं होता और उत्तर कोरिया खुशी के रास्ते पर चल रहा है। उनका कहना था, उत्तर कोरिया के पास चमचमाती लाइटें नहीं हैं, लेकिन अच्छे रीति रिवाज हैं, और उत्तर कोरियाई लोग आज जो जीवन जी रहे हैं वह अपने आप में बहुत खुश होने जैसा है। तो ऐसे में प्यार से बिजली पैदा करने वाली यह मानसिक जीत क्या अपने आप में एक अलग तरह की पूरी बिजली नहीं है? प्योंगयांग की सड़कों पर चलिए तो आपको हैरानी होगी कि यहाँ की इमारतें वैसी नहीं हैं जैसी कहानियों में सुनाई जाती हैं, सिर्फ फीकी धूसर, टूटी फूटी। इसके उलट प्योंगयांग के सपनों जैसे रंग आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं जैसे आप वेस एंडरसन की फिल्म के किसी सेट में आ गए हों। 2015 में उत्तर कोरिया ने यह प्रचार नारा दिया था, पूरे देश को समाजवादी परिलोक बना देंगे। आज देखने पर लगता है कि यह बात पूरी तरह हवा हवाई नहीं थी। 2014 से अब तक उत्तर कोरिया का बुनियादी ढांचे पर सालाना निवेश औसतन 10% बढ़ा। चाहे 2015 के नवंबर में पूरा हुआ मिराय विज्ञानियों की सड़क हो या 2022 में किम जोंग उन द्वारा खुद डिजाइन किया गया सामान्य नदी तट की सीढ़ीनुमा आवासीय क्षेत्र, इनमें पोस्ट मॉडर्न शैली दिखती है। हल्के कम संतृप्त कैंडी रंग वाली इमारतें घनी तरह से कतार में, मानो कोई परिकथा का शहर। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना चमकदार है? आपकी नजर से बाहर शायद बड़ी मात्रा में गंभीर निर्माण सुरक्षा समस्याएं छिपी हैं। उत्तर कोरिया के काले बाजार में एक बैकपैक भर सीमेंट के बदले $2 मिल सकते हैं। इसी तरह की तथाकथित अलग तरह की कमाई के कारण बड़े बड़े निर्माण स्थलों से सीमेंट और स्टील की छड़ें अक्सर बिना किसी वजह के गायब हो जाती हैं। फिर भी वफादारी दिखाने के लिए 2009 से बड़े पैमाने पर आवास निर्माण परियोजनाएं सामग्री की कमी के बावजूद तेजी से चलाई गईं। प्योंगयांग स्पीड के नारे के नीचे
न जाने कितने घटिया निर्माण खड़े हो गए। यह डराने की बात नहीं, एक उदाहरण है। मई 2014 में प्योंगयांग में एक ऊंची अपार्टमेंट इमारत ढह गई। यह 23 मंजिला इमारत मूल योजना के अनुसार उत्तर कोरिया की वर्कर्स पार्टी से जुड़े गुप्त पुलिस तंत्र, राज्य सुरक्षा संरक्षण विभाग के अधिकारियों के लिए थी और एक इकाई का अधिकतम क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर तक था। हैरानी की बात यह कि इमारत अभी पूरी भी नहीं हुई थी, फिर भी उसके अंदर 92 परिवार रह रहे थे। अंततः इस हादसे में 500 से अधिक लोगों की मौत हुई। और यह अकेला मामला नहीं। मानसुदाय जिला अपार्टमेंट उत्तर कोरिया के सबसे ऊंचे सत्तातंत्र के रहने की जगह हैं। इन्हें शुरू में किम इल सुंग के जन्म के 100वें वर्ष की स्मृति में बनाया गया था और इनकी कीमत $1 लाख से ऊपर थी। निर्माण के दौरान किम जोंग उन कई बार मौके पर जाकर निगरानी भी करते रहे। फिर भी इतना भरोसेमंद लगने वाला प्रोजेक्ट भी गंभीर गुणवत्ता समस्याओं से नहीं बच सका। खराब निर्माण की वजह से इन लग्जरी अपार्टमेंट्स में दीवारों की मोटाई एक जैसी नहीं थी। बाहरी दीवारों में दरारें दिखीं और बाद में तो गंभीर धंसने की समस्या भी सामने आई। धंसने की दूरी अधिकतम 10 सेंटीमीटर तक बताई गई। निवासी घबराकर अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में वहां से निकलने लगे। यह सब देखकर लोगों को याद आता है कि जब यह परियोजना पूरी हुई थी, तब रोडोंग सिनमुन ने बड़े जोर शोर से लिखा था। यह 87 दिनों में तेजी से तैयार हुई 45 मंजिला महान इमारत है। आज लगता है ऐसी हड़बड़ी से पैदा हुई गुणवत्ता समस्याएं वाकई दहला देने वाली हैं। और ऐसे मामले और भी हैं। 2015 में बनी प्योंगयांग की मिराय विज्ञानियों की सड़क की अपार्टमेंट इमारतों में घटिया काम के कारण पानी की लाइनें जाम होना और टाइलें गिरना जैसी समस्याएं सामने आईं। अमीर तबके की पसंदीदा जगह हैतांग हवाग्वान के अंदर की दीवारों में भी टूट फूट दिखी। सरिया बाहर निकल आया और रिपोर्टों के मुताबिक पूरी इमारत के ढह जाने के खतरे को भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। ऐसे हालात पर दक्षिण कोरिया के एक शीर्ष स्तर के अनुसंधान संस्थान के एक शोधकर्ता ने आलोचना की कि किम जोंग उन के सत्ता में आने के बाद वे दिखावे के लिए उत्सुक रहे। कम उम्र और अनुभव की कमी की भरपाई करने के लिए कम समय में बड़े निर्माण खड़े करना चाहते थे। लेकिन तैयार हुई इमारतों में से बहुत सी घटिया निर्माण निकली। ऐसे तरीके से समाजवादी परिलोक बनाना सच कहें तो चिंता बढ़ाता है। उत्तर कोरिया में नेता की छवि लगभग इस देश की खास दृश्य पहचान बन चुकी है। चाहे चहल पहल वाला शहर केंद्र हो या शांत स्कूल परिसर, नेता के विशाल पोर्ट्रेट और मूर्तियां हर जगह दिखाई देती हैं। ये कला रचनाएं सिर्फ राजनीति का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन जैसी भी लगती हैं। आखिर इस देश में नेता को अक्सर आम इंसान से ऊपर लगभग देवता जैसा समझा जाता रहा है। दरअसल यह परंपरा पुरानी है। 70 के दशक से ही उत्तर कोरियाई सरकार ने लोगों से यह अपेक्षा रखी कि वे हर दिन नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करें, और यह व्यवस्था काफी सख्त थी। हर घर की दीवार पर किम इल सुंग का पोर्ट्रेट लगाना अनिवार्य था और बाद में किम जोंग इल व किम जोंग उन की छवियां भी जोड़ दी गईं। लेकिन जैसे ही आप इन पोर्ट्रेट्स को घर में ले आते हैं, तब से लेकर उनकी जगह, ऊंचाई और रोजाना देखभाल, हर चीज के लिए कठोर नियम हैं। कोई भी असम्मान नेता के अपमान के रूप में देखा जाता है। इसका नतीजा यह हो सकता है कि आपको श्रम शिविर में जबरन भेज दिया जाए या आपको विप्लव विरोधी और देशद्रोही जैसे ठप्पे लगाए जाएं और अंततः राजनीतिक कैदी बनकर सार्वजनिक रूप से कठोरतम सजा तक झेलनी पड़े। अब दूसरी तरफ आज की इंटरनेट संस्कृति देखिए। बेपरवाह नेटिजन अक्सर किसी की भी कलात्मक एडिटिंग और मजाक उड़ाने से नहीं डरते। उदाहरण के तौर पर 2014 में चीन के मुख्य भूमि के एक नेटिजन ने
किम जोंग उन संस्करण लिटिल एप्पल नाम का एक स्पूफ वीडियो बनाया जो बहुत लोकप्रिय हुआ। उस वीडियो में किम जोंग उनके नाचने, दौड़ने, पिटने और पुरुष होकर महिला वेश में दिखने जैसे कई हास्य दृश्य शामिल थे। इस वीडियो के चीन के मुख्य भूमि में ऑनलाइन व्यूज 70 मिलियन से अधिक बताए गए और YouTube पर भी इसे दोबारा अपलोड करके लाखों बार देखा गया। ऐसी मजाकिया तोड़ ममरोड़ ने उत्तर कोरियाई सरकार को बेहद नाराज कर दिया। उन्होंने चीन सरकार से कदम उठाने और वीडियो हटाने की मांग की और कहा कि यह व्यवहार किम जोंग उनकी गरिमा और अधिकार को गंभीर रूप से खतरा में डालता है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में उत्तर कोरियाई सरकार शायद सिर्फ नाराजगी जता पाए, लेकिन सोचिए अगर यही घटना उत्तर कोरिया के भीतर होती तो ऐसा काम निस्संदेह एक परिवार की 3 पीढ़ियों तक को सामूहिक दंड में घसीट सकता था। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर कोरिया के भीतर नेता के चित्र बनाने वाले कलाकार भी पूरी तरह यथार्थवादी नहीं होते। वे अक्सर नेता को असाधारण गुण दे देते हैं। उनके पीछे का दृश्य अक्सर आदर्शीकृत होता है। नीला आसमान, तेज धूप और नेता की छवि चित्र का बिल्कुल केंद्र। कई बार उनके हाथ असामान्य रूप से बड़े बनाए जाते हैं, जैसे वे किसी भी पल देश की किस्मत को अपनी हथेली में थाम सकते हों। कभी-कभी माहौल बढ़ाने के लिए कलाकार चित्र में रोमांटिक रंग वाले विवरण भी जोड़ते हैं, जैसे खिले हुए फूल, भव्य पर्वत वगैरह। ये तत्व लोगों को यह महसूस कराते हैं कि महान नेता तो मानो किसी मिथकीय दुनिया में रहते हैं। कुल मिलाकर नेता की कलात्मक छवि पर लगे प्रतिबंध सिर्फ उत्तर कोरिया की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा नहीं, बल्कि प्रचार और शिक्षा का भी तरीका है। बाहर की दुनिया को ये रचनाएं जरूरत से ज्यादा आदर्शीकृत, यहां तक कि कुछ हद तक काल्पनिक लग सकती हैं। लेकिन उत्तर कोरिया में कोई भी कोशिश जो इस छवि को चुनौती दे या पलट दे, शासन की सबसे नाजुक और संवेदनशील नस को छू देती है और इसके गंभीर परिणाम अनिश्चित हो सकते हैं। उत्तर कोरिया में देवता जैसा नेता रोजमर्रा की हकीकत का हिस्सा बन चुका है और वह लगातार लोगों के दृश्य अनुभव और सांस्कृतिक पहचान को गढ़ता रहता है। तो बस यही था आज के वीडियो का पूरा कंटेंट। आज दिखाई गई उत्तर कोरिया की 10 वर्जित तस्वीरों में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा याद रह गई? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।